नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो वीडियो है उसके सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले वो देखना जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे और डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे आएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट पार्ट में हमने अच्छे से समझाया कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे उसके nth टर्म वगैरह ये सब किया जाता है। इस सेकंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सम सम का मतलब सब जानते हैं, ऐड करना। तो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि हमारी कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए1 है, सेकंड ए2 है, फिर ए3 है। ऐसे अलग अलग जो टर्म हैं इनका इनको कैसे हम निकाल सकते, कोई सा भी टर्म निकाल सकते। लेकिन इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अपने इनका सम निकालने वाले, मतलब अगर इन्हें जोड़ेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3, इन्हें जोड़ने पर क्या आएगा। अब हम जोड़ने की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, सम चलेगा इस लेक्चर में केवल। तो बाकी सारे टर्म्स आपको पिछली तरह ही याद रखने हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है या जिस टर्म की बात की जा रही है उसकी नंबरिंग होती है, और यहाँ an का मतलब कोई सा स्पेसिफिक टर्म होता है जो कि nth टर्म कहते हैं, जिसे लास्ट टर्म भी कह देते हैं। अब एक नई चीज आने वाली है, वो है एस एन, एस फॉर सम। एस का मतलब सम, और कहां तक का सम, nth टर्म तक का सम। कहां से लेकर, फर्स्ट टर्म से लेकर nth तक का सम। मान लो हमें शुरुआत के 3 टर्म का सम बताना है तो इसे कहेंगे S3। S3 का मतलब है शुरुआत के 3 टर्म का सम। अगर कहीं पे लिखा है S9, इसका मतलब 9 टर्म, एक से लेके 1 2 3 4 ऐसे पूरे 9 जितने टर्म है उनका सम। अगर कहीं पे लिखा है S100, इसका मतलब शुरुआत के 100 टर्म का सम। शुरुआत के, ये फर्स्ट टर्म से लेके बिल्कुल। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई कहे 10 में से लेके 100 तक का सम बताओ, उसका तरीका जो है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी एस वर्ड लिखा हो, S15, इसका मतलब पहले टर्म से लेके 15 तक का सम। सम यानी सबका जोड़ना। तो इस लेक्चर में हम जोड़ना जाड़ना पढ़ने वाले हैं बड़ी अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सम का क्या फॉर्मूला होता है समझते हैं। तो एस एन का एक तो पहला फॉर्मूला है वो ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छे से इसे देख लें, इस पर नज़र रखें। n/2 मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जहाँ तक का हम सम बता रहे हैं वो n कहाँ लिखा होता है, वो n यहाँ लिखा होता है, s के नीचे छोटा सा। फिर इसके बाद 2a, फर्स्ट टर्म a मतलब n माइनस 1 इंटू डी। देखो काफ़ी मिलता जुलता है। उधर nth टर्म का फॉर्मूला जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है वो क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बस 2 लगाया उसका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आगे क्या लगा है n/2। इसके बाद देखना इस 2a पे थोड़ा नजर रखें। 2a को क्या लिख सकते, a प्लस ए लिख सकते, a प्लस ए लिख सकते। तो फिर इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला या लास्ट टर्म का कह सकते, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे एक और फॉर्मूला क्या बना, s/2, एस एन क्या हो गया n/2, फर्स्ट टर्म a प्लस ये पूरा क्या है लास्ट टर्म, तो a प्लस एल। ये दूसरा वाला कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो उसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे दूसरा फॉर्मूला बना। ये है दूसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है, ये रखना है, क्या याद रखना है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा क्या याद रखना है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसकी जगह कई बार ऐसा भी लिखा मिलेगा n/2 a प्लस an यानी nth टर्म, जिस टर्म तक का हम सम बता रहे हैं वो टर्म, या लास्ट टर्म पूरी एपी का nth टर्म यानी लास्ट टर्म। तो ये भी फॉर्मूला इसका है। तो ये दोनों तरीके से याद रखना है हमें फॉर्मूला। जब डी दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तब हम ये वाला लगाएंगे। और कभी कभी लास्ट टर्म दिया होता तो ये काफ़ी इजी पड़ता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसलिए तब इसका भी यूज़ करेंगे। दोनों फॉर्मूला को अच्छे से माइंड में रख लें, क्योंकि इन्हीं से अपनी गाड़ी आगे दौड़ने वाली है। इसके बाद वन मोर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला इसका कभी कभी यूज हो जाता है बाई चांस, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चनों में कई बार होता है, तो याद रखें। डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो काफी कठिन सा लगेगा, an इक्वल टू एस एन माइनस 1। कठिन क्यों लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा समझाने वाला हूं तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो कि किसी को 9th टर्म बताना है किसी एपी का, 9th टर्म समझते, 9वें नंबर का टर्म। तो अगर कोई S9 निकाल दे, S9 का क्या मतलब है, फर्स्ट से लेके 9 टर्म तक का पूरा जोड़। Sn मतलब पूरा शुरुआत से लेके 9 टर्म का पूरा सम, और उसमें से 8th टर्म माइनस कर दे, 8th तक का सम माइनस कर दे।
नाइन टर्म का सम पूरा निकाल लिया और 8 तक का माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 9 में ही टर्म बचेगा। फॉर्मूला ये हो गया कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म है, सबको हमने जोड़ लिया, सबका सम ये आ गया। इसमें से 8 टर्म शुरुआत के उनका सम हमने माइनस कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हटा दिए तो क्या बचा, केवल 9th टर्म ही तो बचा। तो ये 9 का फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन माइनस एस एट। अगर किसी को मान लो 15वां टर्म निकालना है तो वो क्या करेगा, शुरुआत के 15 टर्म का सम अगर निकाल दें, उसमें से 14 टर्म का सम माइनस कर दें तो 15वां ही टर्म बचेगा। अगर हमसे कोई पूछे कि तीसरा टर्म बताओ, तो शुरुआत के तीनों टर्म को जोड़ दो, शुरुआत के 2 टर्म का सम माइनस कर लो। तो कोई भी बताना हो हमें, कोई सा भी नंबर का टर्म बताना हो, उतने तक का एस निकालो यानी सम निकालो, उसमें से जस्ट पहले वाला सम माइनस कर दो। तो उसी से फॉर्मूला बन गया कि अगर ए एन निकालना है तो एस एन निकालो और एस एन माइनस वन यानी एन से जस्ट पहले वाला माइनस कर दो। जैसे 9 से 8 किया, 15 से 14 किया, 3 से 2 किया, ऐसे एन से एन माइनस वन। ये कभी कभी काम में आ जाता है, तो कभी इसका यूज अगर होगा तो हम कर लेंगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का हमें सम बताना है, 10 टर्म तक का सम बताना है। सबको दिख रहा होगा 10 टर्म का। ए देखो, ए जब एपी दी है तो ए अपने सामने है, कॉमन डिफरेंस डी सामने है। फर्स्ट लेक्चर आप अच्छे से देख चुके हैं, काफी अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, बार बार ये बात नहीं बताएंगे कि ए कैसे निकला और डी कहाँ से आया, वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो ए अपना 2 है और डी कितना है, डी है 7 माइनस ए अपना 2 है और डी कितना है 7 माइनस 2 मतलब 5, और एन की वैल्यू है 10, क्योंकि 10 तक का सम हमें बताना है। तो अब सीधा सम का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2। अब कौन सा वाला लगेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया थोड़ी है। तो एस एन, एन की वैल्यू क्या है 10 है, 10 तक का सम निकालना, तो एन की वैल्यू 10 रख दी, 10 अपॉन 2 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है तो हमने 2 रख दी, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन। वैसे बार पहले में करके दिखा रहा है इसलिए एन की जगह 10 रख दिया, वैसे हमें पता है, प्रैक्टिस कर चुके। तो एन अगर 10 है तो सीधा 9d रखेंगे अपन, बार बार 10 माइनस वन और फिर 9 ऐसा नहीं, सीधा 9d रखेंगे। और डी की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू है 5। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, तो क्या बचा 5, ये क्या हो गया 2 2 या 4, और ये 10 माइनस वन हो गया 9, 9 5 या 45। तो 5 इंटू ये 45 और 4 क्या हो गया 49, और इसका कर दिया मल्टीप्लाई तो हो गया 245, 245, ये आ गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है कि -37 -33 ये लिखा है, 12 टर्म तक का सम हमें बताना है। फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है, फर्स्ट टर्म है माइनस का 37, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये जब माइनस माइनस हो थोड़ा अच्छे से कर लिया करिए समझदारी से। इसमें से इसे माइनस करना, -33 में से माइनस क्या करना, -37 को माइनस करना, -33 प्लस 37 हो जाएगा, और 37 में से 33 का प्लस का 4 आएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, +4 होगा। और हम देख भी सकते हैं एपी अपनी देखो बढ़ रही है, भले ही माइनस में जितना कम हो रही है उतना मतलब एपी इंक्रीजिंग है ना, एपी बढ़ते जा रही हो, जब भी एपी इंक्रीजिंग हो तो कॉमन डिफरेंस प्लस में ही होता है। तो ए और डी आ गया, और एन की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 टर्म का सम बताना है हमें, 12 टर्म तक का सम बताना है, इसलिए एन की वैल्यू 12। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, इसे रख के खुद कर लेना। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन, पॉइंट वाले में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको जल्दी से कर लें। ए की वैल्यू है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो तो कितना आया 1.1। एन कितना है, एन की वैल्यू 100 है, क्योंकि 100 टर्म तक का सम बताना है, फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सबकी वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू है 100 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 पॉइंट नहीं, ए की वैल्यू है 0.6, प्लस एन माइनस वन यानी 99 हो जाएगा सीधा, 100 में से एक गया 99, और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है 1.1। तो इसके बाद इसे कैंसिल किया तो आया 50, 50, 0.6 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 1.2, और 99 का इससे किया तो 11 9 या 99, 9 कैरी 11 9 या 99, 99 और 9 108, तो कितना आया 108.9। अब इसका कर दिया 50 और इसका इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 2 11, 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10, इसके बाद आया 1 और 1
110.1। अब इसका 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1101 इंटू 5, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5505। ये हो गया अपना आंसर। पॉइंट का मत सोचना कि पॉइंट कहाँ गया, तो पॉइंट ये जो जीरो था ना इसे लगा दो ऐसे, तो इसके बाद पॉइंट जीरो ऐसे करके आ जाएगा ना 5505। ये आ गया ना समझ। तो ये पॉइंट वाला हो या कैसा भी हो, अब इसमें लिखा, ये पहली बात तो ये मैं पहले ही बता चुका, ये चेक करने की कोशिश मत किया करे कि ये पी है या नहीं, जब वो खुद ही कह रहा है कि फॉलोइंग ए पी है, ए पी लिख के दिया तो चेक नहीं करना, सीधा करना है। तो फर्स्ट टाइम क्या है इसका 1/15। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये देखो भैया निकाल लेना, 1/12 में से 1/15 माइनस कर देना। एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा एलसीएम। 12 5 जा 60, 12 12 12 5 जा 60, तो 5 माइनस 15 4 जा 60, तो कितना आ गया 1/60। ये हो गया कॉमन डिफरेंस 1/60। ये आ गया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 60, एन की वैल्यू 11। तो सारी चीज़ें पता है तो हम निकाल सकते हैं। जल्दी से कोशिश करें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कैसा भी क्वेश्चन हो बस वैल्यू रखनी 11/2 2a, ए की वैल्यू क्या है 1/15, ए की वैल्यू है 1/15, तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2/15। n-1, n की वैल्यू 11 है तो n-1 की वैल्यू 10 है। कॉमन डिफरेंस है कितना, कॉमन डिफरेंस आया 1/60। इसको करें, इसके बाद देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 11/2। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11/2, ये 2/15 है, प्लस में क्या है 1/6। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, तो ये 5 आ गया। 11/2 4 और 5 9/30। कुछ भी ऐसा कैंसिल नहीं होने वाला, तो 11 9 जा 99, 32 जा, ये 3 से कैंसिल हो सकता था, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 11 3 हो जाएगा 33, 10 2 जा 20। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, बड़ी सावधानी से, कुछ भी गलतियां ना हो। इसके बाद फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें ध्यान देना, मैंने बताया था दोनों फॉर्मूलों को समझदारी से लगाना कि कब कौन सा। देखो इसमें लास्ट टर्म दिया है, हमें लास्ट टर्म दिया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें क्या नहीं पता, इसमें एन की वैल्यू नहीं पता, और एन की वैल्यू पता होना तो बहुत जरूरी है। अगर एन की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हर फॉर्मूले में n/2 तो आता ही है ना, चाहे पहला फॉर्मूला हो या दूसरा हो, तो एन की वैल्यू पता करने के लिए पहले हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए एन वाला। ए एन क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो पता ही है कि फर्स्ट टर्म अपना 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखो 7 और 3 10 और एक आधा और जोड़ा है तो 3.5 है कॉमन डिफरेंस। 3 होल 1/2, 3 2 6 1 7/2, ये है अपना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्लियर है ना, 3.5 यानी 3.5 भी लिख सकते थे, और 7/2। तो इसमें अब वैल्यू रखेंगे ए एन, यानी लास्ट टर्म कितना है 84, फर्स्ट टर्म ए कितना है 7 प्लस n-1, तो n की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। अब 84 इधर 84 के माइनस में गया 7, इधर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई में 7/2। तो 84 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 77। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो 2 चला जाएगा, अपॉन में 7 आएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 ऊपर गया तो 7 नीचे आया, तो बचेगा क्या n-1। तो 7 से इसे कैंसिल किया 11, 11 2 जाएगा 22 इक्वल टू n-1, 1 उधर जाएगा तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, n की वैल्यू होगी 23। तो ये तो आ गई अपनी n की वैल्यू। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे सम का, एस एन क्या होता है n/2। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और पहला वाला भी, लेकिन दूसरा, जब हमारे पास सारी व्यवस्था है तो हम दूसरा ही लगाएंगे ना, शॉर्ट वाला, a प्लस एल लास्ट टर्म वाला। n की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 23/2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7, और लास्ट टर्म हमारा दिया 84, लास्ट टर्म हमारा 84। अब हम इसे करेंगे 23 इंटू 2/2, ये जोड़ेंगे 84 और 7 कितना आएगा 91। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इनका बस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 और 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा अपॉन में 2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो 91 और 23 का। मुझे 23 का टेबल याद नहीं है, तो इस 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 और 2 9 2 0, और ये 2093। चाहो तो पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो, होल में भी आंसर बता सकते हो, चाहें तो इसका आंसर होल में भी बता सकते हो, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगले में 34, 32, 30 और 10। इसमें देखना फर्स्ट टर्म 34 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 माइनस होता जा रहा है। लास्ट टर्म ए एन कितना है, ए एन 10 दिया है। तो इसका फॉर्मूला लगा के पहले एन की वैल्यू निकालना, बिल्कुल इसी तरह करना, बिल्कुल इसी तरह, एकदम पॉजिटिव वाला है भैया, इसमें तो फिर भी अपॉन वगैरह में चीज़ें थी। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देख लो, सब माइनस माइनस में है, लेकिन अच्छे से ऐसे जब क्वेश्चन हो माइनस माइनस वाले ना, इनमें कॉमन डिफरेंस बड़े ध्यान से निकाला करे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, -8 और माइनस में से -5 माइनस करना, -8 में से पिछला टर्म क्या माइनस करना, -5, तो -8 + 5 हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा -3। कॉमन डिफरेंस का आंसर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया, -3। अब दिया था ए एन कितना दिया, ए एन ये दिया 230। इसका फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी। ए एन दिया कितना है, ए एन दिया है -230। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म -5 प्लस n -1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है, -3। सबसे पहले 5 उधर ले जाएंगे, -230 तो 5 हो जाएगा प्लस का, और अपॉन में जाएगा -3, तो इधर क्या बचा, n-1 बचा केवल। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसे करेंगे, 230 में से 5 गया तो कितना बचा, 225 माइनस का 225 -3 इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 + 1 इक्वल टू n, n की वैल्यू हो गई 76। ये अभी n आया है, बस अब एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल टू n/2 a + l, n/2, n की वैल्यू 76 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म कितना है अपना -5 और लास्ट टर्म है -230, तो 76/2, इनका ये ऐड हो जाएंगी, माइनस 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 का 235, इसका करना है डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 38 और -235 का मल्टीप्लाई खुद कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इनमें ज़्यादा टाइम ना खर्च करके, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, वैसे भी होगा क्वेश्चन, अगले वाले देखते हैं। ये थर्ड आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, अगर देखेंगे अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज ऑप्शनल की पहले वाली, उसकी क्वेश्चन है थर्ड, इसके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के भी, मतलब इनमें अच्छा वो आता है। अब अपने लिए लेवल कैसे ही बना रहा है, तुम केवल एक चीज़ याद रखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर में, ए एन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, और इस वाले में 2 पढ़ लिए, एस एन के 2 फॉर्मूले हैं एस एन के दोनों, इन 3 फॉर्मूले से ही सब निपट जाता है भैया। 3 फॉर्मूलों में उलझोगे भी तो कितना उलझोगे, तो अगर अच्छे से तुम्हें तीनों फॉर्मूले हैं और उसमें भी तुम्हें जो जो वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट ही तो करना है, तो बस थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक से बचे रहोगे तो बाकी सब बढ़िया होने वाला है। इसे करते हैं, दिया क्या, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन बताना है। तो देखो ए एन दिया तो ए एन वाले फॉर्मूले से एन आ जाता है, अभी निकालते आ रहे हैं अपन जब से, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन दिया है 50, फर्स्ट टर्म है 5, n-1 तो n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस है 3, तो 50 में से 5 को भेजेंगे माइनस में, 3 को भेज देंगे अपॉन में, इक्वल टू में क्या बचा, n-1, 50 में से 5 गया 45/3 इक्वल टू n-1, इससे इसे कैंसिल किया आएगा 15 और 1 को इधर भेज के n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब बताना है एस एन, तो ये तो तब से करते ही आ रहे हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सब दिया है अपने को, कर लेंगे। ये 7 दिया, ये 13 दिया, ये सब निकालना है डी और सबसे पहले ए की वैल्यू 7 दी, ए 13 जैसे ही दिखा तुरंत इस पर लपक पड़ो भैया, a + 12d होता है, ये होता है कि नहीं, a + 12d कितना दिया है 35, फर्स्ट टर्म 7 है, इसकी वैल्यू 7 रखी, 7 + 12d इक्वल टू 35, 7 इधर आके माइनस हो गया, 12d इक्वल टू 35 - 7, तो 12d इक्वल टू 35 में से 7 गया, कितना आया 28, तो d की वैल्यू हो गई 28/12, कैंसिल होगा 4 से, 4 7 जा 4 3 जा, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। डी पूछ रहा था तो d बता दिया। अब S13 पूछा, S13 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + 12d, 2a + n-1 इंटू डी, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, 13/2, 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, प्लस 12 और d की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है 7 × 3, 7/3, 3 4 जा 12, तो ये 13/2, 2 7 जा 14 प्लस 4 7 जा 28,
13/2 इनकी इन्हें जोड़ दो, 8 और 4 12, 2 3 और 4, तो ये आएगा 21, 13 और 21 का हो गया मल्टीप्लाई 273। क्लियर है ना, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं हम, जो दिया है उसका यूज कर रहे हैं सीधा सीधा। अगला A12 दिया, D दिया, A12। सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि इसे एक बार अगर वीडियो देख रहे हो तो इसे पॉज करके एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के दौरान अगर आप कहीं अटकते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ अटक रहा है, और जहाँ अटक रहा है वहाँ मैंने क्या अप्रोच लगाई, और अगर नहीं अटक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। A12 क्या होता है, A12 होता है A+11D इक्वल टू 37। A+11 और D की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 दी है, तो हमने रख दी इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37, माइनस में 11 3 या 33 इधर आ जाएगा, A की वैल्यू हो गई 4, A की वैल्यू आ गई। अब S12 निकालना, S12 क्या होगा, 12/2 n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा सकते, बिल्कुल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसमें अपन लगा सकते। फर्स्ट टर्म A1 + A12 लगा सकते, 2 6 या 12, तो ये 6 आ गया। फर्स्ट टर्म अपना कितना है, 4 है, और लास्ट टर्म A12 कितना है, 37 है। बस सोल्व करके आंसर निकाल लो। अगला क्वेश्चन A3 दिया है, S10 दिया है, और D और A10 बताना, जो दिया उसका यूज करना सीधा सीधा। A3 दिया तो क्या लिखेंगे, A+2D, A+2D इक्वल टू 15। अब देखना A+2, बस यहीं पे रुक गया, ही रुक गया तो इसे छोड़ दो, इसके आगे चल के यूज होगा। S10 क्या होता है, 10/2 n/2, 2A + n-1 इंटू डी वाला ही लगाएंगे, क्योंकि ए और डी में इक्वेशन बनेगी, हमें लास्ट टर्म थोड़ी पता है, तो हम लगाएंगे 2A + n-1 यानी 9D, सीधा 9D लिख सकते। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू वो होती है जो इधर लिखी होती है, इसके नीचे छोटा सा 10 लिखा है, तो n/2 2A + n-1 यानी 10-1 यानी 9 हो गया। D ये कितना दिया है, 125। हमने S10 का फॉर्मूला लिखा है बस, ये और कुछ नहीं लिखा। 2 5 या 10, तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5 मत लिखो, 5 को अपन नीचे भेजेंगे इधर। 2A + 9D इक्वल टू 125 के नीचे भेज दिया 5, ये कितनी बार बन गया, 25। ए और डी में एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। कैसे करेंगे, इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई और इधर लिख दो 2A, और 2 2 जा 4D, और 15 2 जा 30। इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब एलिमिनेशन लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 2A कैंसिल हुआ, 9 में से 4 गया 5D, 25 में से 30 गया, माइनस का 5 आएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। D की वैल्यू आ गई -1। D की वैल्यू आ गई, तो ये पूछा था एक तो D। अब A की भी जरूरत पड़ेगी, तो D की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, A+2, और D की वैल्यू क्या रख दो, -1 इक्वल टू 15। तो A-2 इक्वल टू 15, 2 इधर जाके A इक्वल टू आ जाएगा 17। A की वैल्यू पता चल गई। A10 बताना, A + 9D होता है, इसमें A और D की वैल्यू रख दो, A और D की जो दी हुई है। अगला क्वेश्चन D दिया, S9 दिया, जो दिया उसका यूज करना। S9 का हम करते हैं, S9 क्या होगा, 9/2 2A + n-1 यानी 8। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले वैल्यू रख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला रट जाना चाहिए पहले से। 9/2 2A + n-1 यानी 9 - 1 8, और D की वैल्यू दी है 5, तो वो 5 भी रख दो। ये समझ आया ना, 2A + n-1 8 हो गया, और D की वैल्यू 5 इक्वल टू 75 दिया है, तो 9/2 2A + 8 5 या 40 इक्वल टू 75। तो 9 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2A + हो जाएगा ये 40 इक्वल टू 75 के मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में 9। ये समझ आया, 2 इधर गया मल्टीप्लाई में, 9 आया अपॉन में। अब अपन लिखेंगे 3 3 या 9, ये 25 बार में गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2A + 40 इक्वल टू 50/3, 50/3। ठीक है, अब अपन 2A इक्वल टू क्या करेंगे, 50/3, माइनस में आ गया ये 40, यहाँ से यहाँ आ गया 40 माइनस में, तो 2A की वैल्यू क्या हो गई, ये अपॉन में 1 लिख लो, 3 LCM आया, 50 - 120, तो 2A हो गया, 50 में से 120 गया तो -70/3। मुझे लग रहा है कुछ गलती तो अपन ने नहीं करी है। n/2 2A + n-1 इंटू डी, हाँ ठीक है, D बढ़िया लिखा है 5। इसके बाद n/2 75, 2A + 40 भी बढ़िया है, 2/9 हो गया, 3 3 या 9 25,
बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। -40, तो ये आ गया माइनस का 70/3। अब 2 को भी नीचे भेज दो, तो 2 को नीचे भेज देंगे तो ये क्या बचेगा, -70/3 इंटू 2। एक बार ऐसे तब देख लेना चाहिए जब कैलकुलेशन थोड़ी वैसी आ रही है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए सही तो कर रहे थे कि नहीं। तो ये हो गया 35 बार कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू होगी -35/3। ये आ गई ए की वैल्यू। एक तो ए पूछा था, बाकी ए पता ही है और डी हमें क्वेश्चन में ही दिया। ए और डी पता तो A9 तो निकाल ही सकते हैं ना। A9 क्या होता है, A + 8D। पिछले लेक्चर में खूब पढ़ा है ये तो A9 वगैरह। तो इस ए और डी की वैल्यू पुट करके निकाल देना। अगला क्वेश्चन देखने में बहुत शानदार सा लग रहा है मुझे। अगले क्वेश्चन पे अब नज़र रखें। ए की वैल्यू 2 दी है, दी रहने दो, अपन तो जो यूज कर ए दिया डी दिया सब बेहतरीन व्यवस्था है। S9 का लगाते हैं अपन फॉर्मूला। S9 कह रहा हूँ, SN लिखा है, सॉरी, SN n/2, यही वाला लगाओ, 2a + n-1 इंटू डी। एक बार लिख दें तो मैं फॉर्मूला इक्वल टू 90। वैल्यू रखें n/2, n की तो वैल्यू हमें पता ही करनी है। 2a मतलब a की वैल्यू हो गई 2 + n-1, ज़्यादा ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो बढ़िया है। n-1, डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू 90। तो n/2, 2 जा हो गया 4, 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8n - 8 इक्वल टू 90। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो n, 4 8n पहले लिख दो, 8n, 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा, 4 में से 8 गया तो, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो 92 जा 180। इसके बाद हमें क्या करना है, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो 4 कॉमन निकाल, चलो बाद में देखेंगे। n का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8n², n का इसमें किया तो -4n इक्वल टू 180, इक्वल टू में हो गया 180। अब हम 4 का सबसे डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 सब में 4 का डिवाइड कर सकते हैं ना, सब में 4 का डिवाइड कर रहे हैं। 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4, तो अकेला n बचा, 4 से इसमें किया 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2n² - n - 45 इक्वल टू 0। अब ये सबको आता है स्प्लिटिंग द मिड, खूब सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, खूब फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है, दोनों में खूब पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। मल्टीप्लाई करने पे 45 दूनी 90, माइनस का 90 चाहिए, प्लस माइनस पे हमें केवल 1 चाहिए। तो देखो 9 और 10 ऐसे भैया हैं दोनों के, दोनों जोड़ने पर, जोड़ने घटाने पे 1 देंगे हमें, और मल्टीप्लाई पे 90 भी देंगे। जब ये ऐसा देंगे तो हम देखो, हम माइनस का 10 ले लेते हैं, प्लस का 9 ले लेते हैं, -10 प्लस का 9, 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n - 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन लिया तो n - 5 आया, 9 कॉमन लिया तो n - 5 आया, इक्वल टू 0। तो n - 5 और 2n + 9, इससे n की वैल्यू 5 आएगी और इससे माइनस में आएगी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं n की वैल्यू नेगेटिव विगेटिव होती नहीं है, n की वैल्यू 5 हो गई। an बताना, an का फॉर्मूला पता है ना भैया, a + n - 1 इंटू डी। ए तो मैं क्वेश्चन में ही दिया, डी क्वेश्चन में ही दिया, n की वैल्यू जस्ट निकाल के आया 5, तो सारा सब कुछ दिया है, तो सब पता कर सकते हैं बिल्कुल। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ए दिया, an दिया, sn दिया और n और d निकालना है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन सा लग रहा है हमें तो। ठीक है, जहाँ से बनते दिखेगा वहीं छोड़ दूंगा मैं कि हाँ आप कर लोगे। ए की वैल्यू तुम दी काम में ही आएगी, an करते, an कितना, a + n - 1 इंटू डी कितना है 62। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 8 रख दो, n और d दोनों ही की व्यवस्था नहीं है, दोनों ही निकाल लें तो बढ़िया बन जाएगी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। n को d में मल्टीप्लाई करो, nd - d इक्वल टू 62। 62 इधर भेज दो, तो n अभी कॉमन मतलब अभी बाहर अंदर नहीं भेजते तो भी काम चल जाता है, n - 1 इंटू डी लिखा रहने दो। 62 के पास माइनस में 8 भेज दो, n - 1 इंटू डी। 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 56 नहीं 54। तो ये 54 ये आ गया। अभी अपना इक्वेशन यहाँ पे देखो फंसी रह गई एन और डी में, जब फंसी रह जाए तो यहीं छोड़ दिया करें, अगले पे बढ़ा करें ताकि हमें दोनों से हेल्प मिले। अब एस एन देखो, इसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाएं, n/2 कौन सा वाला लगाएं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले की व्यवस्था है देखो शायद, हाँ
एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए एन, यही हुआ कि नहीं, ये दिया 210 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो जैसा दिया हो वैसा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब डी दिया ही नहीं है तो हम डी वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, हमें ए और ए एन वाला काम में आ जाएगा अपने। तो एन अपॉन टू, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, फर्स्ट टर्म हमें पता है 8 है, लास्ट टर्म भी ए एन पता है 62 है, इक्वल टू 200। इससे अपनी देखो एन की वैल्यू निकलते दिल्ली, तो जो फंसा पड़ा है वो बाहर निकलेगा। 62 और 8 कितना हो गया 70, इक्वल टू 210, 70 नीचे आएगा तो 0 से 0, 7 3 है 21, 3 आएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एन की वैल्यू 3 2 या 6 आ गई। एन की वैल्यू 6 आ गई तो एक तो ये निकालनी थी, अब एन की वैल्यू यहाँ रख दो, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। 6 में से बन गया तो 6 में से बन गया तो 5, तो डी की वैल्यू हो गई 54 अपॉन 5, तो ये हो गई डी की वैल्यू। ऐसे ही आ रही, पॉइंट पॉइंट में निकालना हो पॉइंट में निकाल सकते हैं, तो ये हो गई डी की वैल्यू। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th वाला। ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, बस देख के घबराना और डरना नहीं है। तो ए एन की वैल्यू 4 दी है, डी दिया है, एस एन दिया है और एन और ए बताना है, ऐसे करते हैं। ए एन की वैल्यू 4 दी तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 4 दिया है। डी की वैल्यू 2 दी है तो इसको रख लो, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है तो हो गया 4, ए प्लस 2 को अंदर भेज दें, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, इधर ये प्लस का हो जाएगा तो ए प्लस 2n की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस 2 हो गया 6, इसको इतना ही छोड़ दो अभी। अब क्या दिया, एस एन दिया, एस एन का यूज करते हैं, एन अपॉन 2, कौन सा वाला, डी दिया तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया वैसा काम करना भैया। ये कितना दिया -14, जो दिया उसका यूज करना है। एन हमें निकालना है तो एन अपॉन 2, 2a भी निकालना है, ए और एन तो निकाल लेंगे। एन माइनस 1 कुछ नहीं पता, डी पता है, बस डी की वैल्यू 2 है तो इसे रख दो -14। देखो 2 इधर भेज देंगे तो ये -28 हो जाएगा, एन यहाँ लिखा रहने दो, 2a प्लस 2 को अंदर भेजें तो 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 28 हो गया। अब देखना एन और इसमें ज़्यादा अब कुछ ऐसा करने लायक नहीं बचा है। तो अब देखना एन और ए में ये इक्वेशन एन और ए में फंसी रह गई तो कोई व्यवस्था तो है अपने पास, कहाँ से व्यवस्था निकलेगी। ये देखो एलिमिनेशन वगैरह तब लगता है जब सीधी सादी सी कुछ इक्वेशन दिख रही हो। यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ठीक लग रहा है। ए की वैल्यू देखो, ए और एन यहाँ लिखा है, ए और एन यहाँ लिखा है, जब ऐसे ही लिखा रहेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन फंसा था। हम एक कुछ में बदल लें, सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर में, 6 माइनस 2n कर सकते हैं इसको, 2n यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू एन के टर्म में क्या रख दें, 6 माइनस 2n। ये अभी तक जितने किए उनमें सबसे बढ़िया बवंडर क्वेश्चन है, मज़ेदार। तो 6 माइनस 2n, तो n 2, ए की वैल्यू क्या रखना 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। ठीक है, तो n, अब देखो सब n ही n दिख रहा है, अब ये दिख नहीं रहा, जब n ही n दिख रहा है सॉल्व होगा। 2 6 जा 12 माइनस क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n स्क्वायर, 4n है केवल, सॉरी 2 2 जा 4n। अब क्या होगा प्लस 2n माइनस 2, ये तो लिखा ही था, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n, ये 2n माइनस 2 तो लिखा ही था, इक्वल टू में माइनस का 28। अब इसको थोड़ा और अंदर सॉल्व कर लें, 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया तो बचेगा 10। अब 4n और 2n माइनस होंगे तो माइनस का 2n आएगा, इक्वल टू में माइनस का 28। अब अंदर भेज लो, 10n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल टू में -28। अब 2n स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 10n इधर आके माइनस का हो जाएगा, -28 पहले से लिखा ही है, इक्वल टू में इधर बचा 0। 2 से सब में डिवाइड कर दो तो क्या बचा, n स्क्वायर माइनस का 2 5 जा 10n माइनस ये 14 इक्वल टू 0। अब सब उससे करना है स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, 14 आना चाहिए और ये 5 तो 7 और 2 हो गए फैक्टर, -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n की n कॉमन लिया तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखना इसके बाद क्या होगा, n माइनस 7 आया और ये n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 7 हो सकती है और माइनस में हो नहीं सकती, तो ये चीज़ गई, तो n की वैल्यू तो आ गई 7। अब a की वैल्यू और पता करना है तो n की वैल्यू यहाँ रख दो अपने फर्स्ट इक्वेशन में, a इक्वल टू 6 माइनस 2 और n की वैल्यू कितनी आई है 7,
तो 6 माइनस 2 7 या 14, तो माइनस का 8, ये आ गई अपने ए की वैल्यू। बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब। यहाँ देखो ए और एन में क्वेश्चन यहाँ फंसा रह गया था, यहाँ भी ए और एन में, और डायरेक्ट एलिमिनेशन से लगते नहीं दिख रहा, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ए की वैल्यू एन के टर्म्स में, और सब एन ही एन में बदल गया, तो एन की वैल्यू आ गई, उसे वापस उस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो ए की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं आगे। आगे अब थोड़ी हल्की सी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, फिर भारी लैंग्वेज वाले भी आएंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि उनका सम 78 हो जाए। कितने टर्म्स, टर्म्स मतलब एन, एन होता ना, कितने टर्म्स, तो एन की वैल्यू बतानी है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन की वैल्यू बतानी है। ए और डी यहाँ से आ जाएगा, और सम यानी 78, तो एस एन दिया है 78, एस एन 78 दिया, इसका फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस, देखो लास्ट टर्म नहीं दिया तो अपन ये वाला लगाएंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। एन की वैल्यू हमें बतानी है, नहीं हाँ एन की वैल्यू बतानी, तो एन ही लिखा रहने देना, ए दिया है डी दिया है, तो जब एन की वैल्यू बतानी है बता सकते ना, सारी वैल्यू पुट करके बता सकते, इतना सारा करते आ रहे हैं, थोड़ा और कर दें। 2a, ए की वैल्यू क्या है 24 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 21 माइनस, देखो ए पी डिक्रीज हो रही, घट रही, तो कितना क्या माइनस में आएगा 3, कॉमन डिफरेंस है माइनस में, इक्वल टू है 78 एन अपॉन 2, ये हो गया 22 4 या 48 माइनस 3 एन प्लस 3 इक्वल टू 78। इधर भेजना ऐसे मल्टीप्लाई में, एन को फिर अंदर भेजना, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो हटा देना, पॉजिटिव ले लेना, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स, जब जैसे हाउ मेनी टर्म्स का समझ जाओ, एन की वैल्यू बतानी, कितने टर्म्स दिए जाएं ताकि सम 636 आ जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ इसमें और इसमें मुझे नहीं लगता कोई अंतर है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म दिया है 5, जैसे ही दिया हो इसे अपनी कोडिंग में लिखने लगा करें, अपनी कोडिंग है, ए की वैल्यू 5 दी है। लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म एल लिख दो या ए एन लिख दो, जो तुम्हें लिखना हो 45। सम 400 है, तो 400 एस एन का सम, एस एन दिया है 400। नंबर ऑफ टर्म्स बताने, कॉमन डिफरेंस बताना, तो एन बताना और डी बताना। देखो जो क्वेश्चन अपन ने अभी किए हैं वो एक साथ लाइन से 10 थे, कितने थे, तो उसमें जो बताना था उसी फॉर्म में बदल दिया हमने, अपनी लैंग्वेज को इसी फॉर्म में बदल दिया, ए दिया, ए एन दिया, एस एन दिया, एन और डी बताना है, बताया जा सकता है। देखो ए एन का फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन कैसा है, ए एन एस एन और ए दिया है, ए एन एस एन और ए दिया है, ए एन एस एन और ए दिया है, इस तरह का अपन ने किया था, ए एन एस एन और ए दिया है, दिख नहीं रहा शायद इनमें निकल गया, तो ठीक है जो भी है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे करते हैं। ए एन ऐसे, तो अब एन और डी बताने हैं, तो ए एन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया 45, ए की वैल्यू रख दो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अभी किया था, बिल्कुल याद है। तो 5 इधर जाके एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही लिखा रहे, तो 5 इधर जाके माइनस का होगा तो 40 आ जाएगा, ऐसे यहीं छोड़ दो। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन का कौन सा वाला लगाओगे, एन अपॉन टू, डी की व्यवस्था नहीं है तो अपन कौन सा लगाएंगे, ए प्लस ए एन लास्ट टर्म वाला, ये कितना दिया है एस एन 400, तो एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म दिया है 5 और लास्ट टर्म दिया 45 इक्वल टू 400। देखो यहाँ से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकल आई, एन की वैल्यू यहाँ रख देना, डी की निकल आई, ये अभी किया था इस तरह का कुछ। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए, ऐसे ही यहीं से समझने लगो कि अब फॉर्मूला अगर सम का कभी लगाना होगा तो ये वाला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो डी भी दिया, दोनों फॉर्मूलों की व्यवस्था हो पा रही है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, पहले तो टर्म्स पूछे कि हैं कितने, तो एन की वैल्यू और एस एन पूछा है, बढ़िया है। देखो अपन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का, सम का अभी नहीं लगाना, अभी तो हम एन की व्यवस्था कर रहे हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म 350 दिया है, एंथ टर्म ये, फर्स्ट टर्म दिया था 17, एन माइनस 1 एन की व्यवस्था अपन हो रहे, और डी कॉमन डिफरेंस 9 दिया, 17 जाएगा 350 के माइनस में, 9 जाएगा अपॉन में, तो आएगी एन की वैल्यू, ये करते आ रहे हैं जब से। एन की वैल्यू जो भी आए, एन की वैल्यू निकालना, जो भी आए एन की वैल्यू, उसके बाद एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला ये लगाओगे, या फिर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लगाओगे। तो भैया कोई सा भी लगा सकते हो, एन की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो एन एन पता चल गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्वेश्चन में पता ही है,
फर्स्ट टर्म भी पता, एन पता, डी भी पता है, तो मेरे हिसाब से तो जब दोनों ऑप्शन हो तो ये वाला लगाना चाहिए, शॉर्ट पड़ता है, इससे हो जाएगा अपना सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, शुरुआत की 22 टर्म का सम तो S22 बताना है, जिसमें डी ए दिया है, ये बताना है, कॉमन डिफरेंस 7 दिया है, 22वां टर्म दिया, 22वां यानी लास्ट टर्म दिया है 22वें नंबर का, A22 149 दिया है। करते हैं, पहले इसका यूज करें। A22 यानी A+21 D इक्वल टू 149, तो A+21 और D की वैल्यू कितनी दी है 7, तो हमने रख दी इक्वल टू 149, तो A+7 1 7 7 2 14 इक्वल टू 149, ये इधर जाएगा तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी, A की वैल्यू पता चल गई, D की पता चल गई, फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही लगा दो ना, A1 + A22 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, 22 टर्म का सम पूछा तो यही तो होगा, n की वैल्यू कितनी है 22, 22/2, फर्स्ट टर्म आ गया 2 और लास्ट टर्म कितना है 22वें नंबर का है 149, इसको निकालना 11, जोड़ना मल्टीप्लाई करना बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, शुरुआत के 51 टर्म का सम बताना है, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म दिया है, बस ये तो बहुत ही ईजी है, सेकंड टर्म मतलब A2 दिया है 14 और थर्ड टर्म यानी A3 दिया है 18, A2 और A3 दिया है, तो वैसे तो सीधा निकल आएगा A+D कितना है 14, A3 यानी A+2D कितना है 18, तो सीधा माइनस करना, D की वैल्यू तो सीधे आ जाएगी 4 और D की वैल्यू कहीं भी रख दो तो A की वैल्यू आ गई 10, ए और डी की दोनों वैल्यू आ गई, तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, और क्या करेंगे तो अपन n/2 2a + n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 51/2, 2a की वैल्यू कितनी है 10 + n-1 यानी 51 में से गया 50 और डी की वैल्यू है 4, इसे बस सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ दो और ये 51/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP, शुरुआत के 7 टर्म का सम मतलब S7 दिया है कितना 49, और शुरुआत के 17 टर्म का सम मतलब S17 दिया है कितना 289, तो शुरुआत के n टर्म का सम SN बताना है, SN की वैल्यू बताना, क्वेश्चन समझना, शुरुआत के 7 टर्म का सम 49, 17 का 289, तो SN यानी n टर्म का सम हमें बताना है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना, 7/2 2a + 6d इक्वल टू क्या दिया है 49, यही है कि नहीं, S7 यानी n/2 2a + n-1 इंटू डी, अब ये 7 2a + 6d और 49 के मल्टीप्लाई में 2 चला गया 7, ये मल्टीप्लाई में 2 7 में 7 7 या 49, 2 और कॉमन ले लो तो a + 3d हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है 7 2 या 14 और 2 7 या 14 ये कैंसिल हो जाएगा, तो a + 3d की वैल्यू 7 आ गई, ये इक्वेशन बन गई ये और डी में, ऐसे इससे बन जाएगी एक 17/2 2a + 16d इक्वल टू दिया है 289, है ना, 2a + n-1 इंटू डी यानी 16d इक्वल टू 289, अब फिर से वही काम करना, 2a + 16d इक्वल टू 289 के इसे भेजना मल्टीप्लाई में 17 को, और हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 17 या 289, 2 फिर से इधर कॉमन ले लो तो a + 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 इधर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो अगली इक्वेशन क्या बन गई a + 8d इक्वल टू 17, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, इन्हें करेंगे एलिमिनेट तो a और d आ जाएगा, कर ही देते हैं, एन टर्म का तुम्हें दिक्कत कर रहा होगा शायद, अब दोनों को एलिमिनेट करोगे इसे कट जाएगा, 8d में से 3d गया 5d बचा, 17 में से 7 गया तो 10 बचा, तो d की वैल्यू आ गई 2 और d की वैल्यू 2 आ गई तो कहीं भी रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a और d आ गए, अब हमें Sn बताना है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, अब एक बात ध्यान रखना, Sn पूछा है तो ये मत सोचना कि डिजिट में आंसर आएगा, n की वैल्यू पता थोड़ी हमें, तो n की फॉर्म में आंसर आएगा, तो n/2 2 a की वैल्यू क्या है 1 n-1 और d की वैल्यू क्या है 2, तो n/2 2 1 जा 2, 2 का n में मल्टीप्लाई 2n - 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा n/2 मल्टीप्लाई में 2n बचा बस,
2 से 2 ये भी कैंसिल है, एन का आ गया एन स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये एन स्क्वायर। वैसे पता एक चीज ध्यान रखना, अगर ये एमसीक्यू में आया होता तो डायरेक्ट हो रहा है ओरली। शुरुआत के 7 टर्म का सम, देखो 7 टर्म का सम कितना है 49। ये काय का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। पैटर्न देखना है बस अपने को। 17 का सम 289, ये काय का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो एन टर्म का सम पूछा तो इसका भी स्क्वायर कर दो, एन का स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर आंसर सीधा। कितना कुछ जंजाल बच गया। एमसीक्यू में होता तो सीधा 7 का स्क्वायर 49, 17 का 289, तो एन का एन स्क्वायर आ गया। ऐसे पैटर्न का हम अंदाजा लगा के इसे कर सकते थे। अगले क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले वाले बढ़िया से इसको करते हैं अपन। ऐसे वाले अगर आ जाएं तो हमें अच्छे से करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, सो दैट A1 A2 A3, पहले तो ये प्रूव करना है कि एपी में है, और एपी में है तो फिर आगे का फिर 15 टर्म का सम बताना है। पहले तो अगर ये पता करना हो कि एपी में है या नहीं, तो ए एन की वैल्यू क्या दी है 3 + 4n। हमें वैल्यू पुट कर करके एपी बना के देखना चाहिए पहले। तो एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की जगह हम 1 पुट करने वाले हैं, तो A1 = 3 + 4 और एन की जगह 1। तो A1 क्या आ जाएगा 3 + 4 1 = 4 और 3 7 हो गया। ऐसे A2 निकालो, बस एक करके दिखा रहा, दूसरा तुम्हें खुद करना है। A2 तो ए की जगह हमने एन की जगह हमने 2 रखा है, तो 3 + 4 और एन की जगह हम क्या रखने वाले हैं 2। तो एन की जगह आप 2 रख दिया तो A2 क्या आ जाएगा 3 + 4 2 = 8, तो A2 आ जाएगा 11। A3 और निकाल लो, मन नहीं मान रहा हो तो क्या निकालना, तभी एपी का पता लगा पाओगे भैया। A3 3 + 4 और एन की वैल्यू क्या आएगी 3, तो हमने ये 3 रख दिया एन की जगह। उसी इक्वेशन में काम चल रहा है अपनी। तो 3 + 4 3 हो गया 12, तो A3 क्या आ जाएगा 12 और 3 15। तो देखना बस इतने से ही अंदाजा लग जाएगा। पहला टर्म अपना आया 7, दूसरा टर्म आया 11, तीसरा टर्म आया 15। अब देखो 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 ऐसे बन रही है एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले हम देखेंगे डी क्या आ रहा है 11 - 7 भी 4 आ रहा है, 15 - 11 भी 4 आ रहा है, और आगे अगला टर्म भी निकाल के तुम देख सकते थे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, इसलिए एपी है। ये तो पक्का हो गया कि एपी है। एपी है तो हमें क्या बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, शुरुआत के 15 टर्म का सम बताना है। तो S15 बताना है। S15 के लिए क्या चाहिए 15/2 n/2, 2a + n - 1 × d। 2a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें पता चली इधर फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो ए की वैल्यू 7 + n - 1 यानी 14। 15 में से क्या 14 आएगा ना, 2a n/2, 2a हो गया ये 7 + n - 1 मतलब 14, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है कॉमन डिफरेंस। बस इसे सॉल्व करना है। 15/2 2 7 = 14 + 56 सॉल्व करके से आंसर निकाल लेना। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना, पहले n की वैल्यू 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, फिर चेक करना एपी है या नहीं। अगर एपी है तो फिर 15 टर्म का सम बताना। ये और बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, शुरुआत के एन टर्म का सम दिया। कई बार लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से पढ़ा कर। सम लिखा हो तो Sn और nth टर्म लिखा हो तो An। Sn दिया है कितना 4n - n², ये क्या है सम है। और एपी का लिखा है, देखो एपी पहले से थी। पहली बात तो चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं, उसमें तो चेक करने को कहा था, इसमें एपी लिखा मतलब एपी है ही। Sn दिया तो फर्स्ट टर्म पूछा है, फिर सेकंड टर्म का शुरुआत के 2 टर्म का सम पूछा है। पहले तो फर्स्ट टर्म पूछा है, फिर शुरुआत के 2 टर्म का सम पूछा है, फिर सेकंड टर्म पूछा है, फिर थर्ड फोर्थ टेंथ और nth टर्म, बहुत सारी चीजें पूछी। एक बात समझ लो, अगर Sn दिया हो तो सब कुछ निकाला जा सकता है। सब कुछ कैसे निकालेंगे, पहले देखो n की वैल्यू हम 1 रखने वाले हैं, S1 1 रख रहे हो, इसका मतलब देखना 4, और ये n की जगह हमने 1 रख दिया, माइनस ये फिर ब्रैकेट लगाया, n की जगह 1 रख दिया और उसका स्क्वायर। तो 4 1 = 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया 3। अब S1 का थोड़ा मन में सोचना, S1 यानी शुरुआत के पहले टर्म का सम। तो पहले टर्म का सम तो खुद पहले ही टर्म होगा ना, उसमें कोई जुड़ा ही नहीं है, तो एक ही वैल्यू आ गई है 3। कभी भी S1 निकालो उसका मतलब पहला ही टर्म होता है। अब जैसे अपन S2 निकाल रहे हैं तो n की जगह हम 2 रखने वाले हैं। S2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, 4 ब्रैकेट लगाया, n की जगह हमने रखा 2, माइनस फिर ब्रैकेट लगाया, n की जगह रखा 2, तो 4 2 या 8 - 2 का स्क्वायर 4, तो S2 आ गया, 8 में से 4 गया 4। अब ध्यान देना S2 का मतलब क्या है, शुरुआत के 2 टर्म का सम, मतलब पहले A1 का और A2 का शुरुआत के 2 टर्म का सम।
तो A1 प्लस A2 है ना, ये शुरुआत के दो टर्म का सम है। तो पहला टर्म तो अपना 3 आ गया था, तो इससे दूसरा टर्म निकल जाएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ गया, ये दूसरा टर्म आ गया। तो पहला टर्म भी आ गया A1 और दूसरा टर्म भी आ गया A2। और जब ये सब आ गया, देखो यही तो निकालना था, पहला टर्म निकालना था, तो इसका आंसर क्या है 3। फिर शुरुआत के दो टर्म का सम निकालना था, तो उसका आंसर है 4। फिर सेकंड टर्म निकालना था, तो सेकंड टर्म है 1। फिर थर्ड, टेंथ और nth निकालना, तो पहले इनके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस डी की। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म में आया 1, उसमें से फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस कर दो, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2। अब कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे टेंथ टर्म निकालना है, टेंथ टर्म यानी A10, A10 क्या होता है A प्लस 9D। तो फर्स्ट टर्म A क्या है, फर्स्ट टर्म है अपना 3 प्लस 9 और D की वैल्यू है -2। तो 3 9 2 जब माइनस का 18, तो क्या आएगा माइनस का 15। अब लास्ट वाली चीज और दिखा देते हैं, nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्या होता है, nth यानी an, और an क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म A कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n की वैल्यू, देखो ये मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में, nth टर्म पूछा मतलब आंसर n की टर्म में आएगा, डिजिट विजिट एक्सपेक्ट मत करना। n है तो n ही रहेगा ना। d कितना है, कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है -2, कॉमन डिफरेंस आया है -2, तो कॉमन डिफरेंस रख दिया -2। तो 3, अब देखना -2 का n में मल्टीप्लाई तो -2n, और -2 का -1 में तो +2। तो nth टर्म अपना क्या आ जाएगा, 3 और 2 जुड़ के 5 हो गए, 5 - 2n, बस यही आंसर होगा। nth टर्म ये हो गया, AP का nth टर्म। उम्मीद करते समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए समझना, पहले Sn दिया हो तो सब निकाला जा सकता है। S1 रखा करे वैल्यू, 1 रखने से फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे तो शुरुआत के दो टर्म का सम आएगा, मतलब A1 प्लस A2। इसमें A1 यानी पहला टर्म रख दो, तो माइनस करके दूसरा टर्म आ जाएगा। जब पहला टर्म और दूसरा टर्म आ गया तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस आ गया, तो फिर कोई सा भी टर्म निकाला जा सकता है। अगले क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये अपन ने उसमें किए थे, कुछ पिछले लेक्चर में भी किए थे। बस इसमें सम वाली बात होगी, उसमें सम वाली बात नहीं हुई थी, उसमें तो बस टर्म निकालने थे। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लें। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल, देखो पहला तो 6 ही होता है, पॉजिटिव में सबसे पहले तो 6 ही होता है, इसके बाद 12, फिर 18, ऐसी 6 की टेबल चलती जाएगी। कितनी 40 बार का निकालना, तो देखो ये क्या है, 6 1 जा 6, ये 2 जा, ये 6 इंटू 3, तो 40वां टर्म कौन सा होगा, 6 इंटू 40 यानी 240 होगा ना। 40वां टर्म 6 4 जा, तो टोटल तो हमें क्या क्या पता है, हमें सब कुछ पता है। एक ही वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस भी पता है 6 है, लास्ट टर्म यानी an भी पता है कि 240 है, और टोटल टर्म भी पता है कि 40 है, सब पता है। सम बताना है बस, Sn क्या होगा n/2। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले लगा दो, जो अपने पास व्यवस्था है ही हर चीज़ की, A1 प्लस an वाला। तो S40 क्या आ जाएगा, 40 टर्म का सम, n/2 यानी 40/2। फर्स्ट टर्म कितना है 6, और लास्ट टर्म कितना है 240। इसे कैंसिल कर दो, ये गया 20 बार में, तो 20 इंटू 2 4 6, तो 0 2 6 या 12, 1 कैरी, 2 2 या 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 520। नहीं 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 नहीं, ये हो गया एक 0, और 2 6 या 12, 1 कैरी, 2 4 या 8 और 1 9, और 2 2 या 4, 4920, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में इस तरीके, बस क्वेश्चन का टाइप अपने आप में अलग है। मल्टीपल वाला हो तो ऐसे AP बनाना चाहिए, सब चीज़ें दी होती हैं, जो पूछा हो उसे निकाल सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल और 8 की शुरुआत के 15 मल्टीपल बताना, तो 8 8 दूनी 16, 8 से 24, तो ये क्या है 8 इंटू 1 है, ये 8 इंटू 2 है, ये 8 इंटू 3 है, तो 15वें नंबर का क्या होगा 8 इंटू 15 होगा, और 8 इंटू 15 क्या होगा 120 होगा। तो हर चीज़ पता, A पता, D पता, N पता, लास्ट टाइम पता, तो सब बता सकते हैं, तो इसे कर लेना बिल्कुल ऐसे। सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का सम बताना जो कि 0 से 50 के बीच आते हैं, 0 से 50 के बीच। ऑड नंबर पहले तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, और लास्ट वाला 50 तो वैसे भी इवन है तो नहीं लेना, लेकिन अगर होता भी तो भी नहीं लेते, बिट भी नहीं यानी बीच में होता, तो लास्ट होगा 49। तो देखो 49 के लिए पहले तो ये हैं कितने, ये निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैं क्लियर होना चाहिए कि ये देखो 25 1 3 50 तक की गिनती में आधे हैं, ये 50 पूरा होता है, आधे हैं तो 25 होंगे ये,
लेकिन तब भी तुम्हें एन वो निकालना है कि एन की वैल्यू हमें तो कंफर्म नहीं है, तो इस फॉर्मूले से तुम एन की वैल्यू निकाल सकते हो। 49, ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2 है। तो 1 को इधर 49 के माइनस में भेजना, 2 को अपॉन में भेजना, तो आएगा एन माइनस 1। 49 में से 1 गया तो 48/2 और ये प्लस में 1 आ जाएगा इधर से, तो ये 24 और 1 25। तो एन की वैल्यू 25 ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी बता सकते थे कि 1 से 50 की गिनती में 50 होते हैं और हमें और डॉट लेना, मतलब एक एक छोड़ के लेना, तो बचे 25 आधे हो गए। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते हो। एन की वैल्यू आ गई 25, ये दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया, लास्ट टर्म दिया, सम बता ही सकते हैं बड़े इजीली। अब आते हैं अपने लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के अपने केस स्टडी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते रहते हैं। तो 16 क्वेश्चन में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। एक डेट देता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो डेट देता है कि इतनी तारीख तक आपका काम निपट जाएगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। लेकिन अगर वो डिले होगा तो वो पेनल्टी लगेगी उसकी। तो उसमें लिखा है 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन काम लेट हुआ तो 200 रुपये देगा वो, दूसरे दिन हुआ तो फिर 250 रुपये देगा, तीसरे दिन 300 रुपये देगा। ऐसे करके वो हर एक दिन उसकी पेनल्टी 50-50 बढ़ती जाएगी। तो ये क्लियर हो गया पहले तो कि एपी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखा करे, पेपर में ये आएगा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तो है नहीं कि मैं 5th चैप्टर का हूँ, मैं एपी का हूँ, मुझे एपी से करूँ। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हुआ ना कि एपी का है, ऐसा दिमाग में मत रखो अभी तो एपी चैप्टर पढ़ रहे हो तो एपी एपी भरी हुई है दिमाग में। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसमें हमें खुद समझना पड़ेगा कौन से चैप्टर का है। तो इसमें देखो हर 50-50 बढ़ रहा है तो हमें एपी बनते दिख रही है। तो हर प्रेसिडिंग डे यानी पिछले दिन से 50 पेनल्टी बढ़ रही है। तो कितना मनी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा पेनल्टी के लिए, अगर उसने 30 दिन काम लेट कर दिया है। 30 दिन किया तो पहले दिन के 200 रुपये दिए होंगे, दूसरे दिन 250 रुपये दिए होंगे, फिर 300 रुपये दिए होंगे। ऐसे 30 दिन 30 टर्म्स लिख दो, तो मैं 30 दिन का अंदाजा मत लगाओ, 30 टर्म्स लिख दो कि 30 टर्म्स बनेंगे एपी में। अब पूरा कितना इकट्ठा पैसा हो जाएगा, तो 200 जुड़ेगा, 250 जुड़ेगा, तो सम ऑफ एपी वाला क्वेश्चन ये बन गया। अपने पास व्यवस्था क्या है चीज़ की है, व्यवस्था है फर्स्ट टर्म दिया है 200, कॉमन डिफरेंस दिया है देखो 50-50 का गैप है, और हमें एन की वैल्यू पता है 30 है क्योंकि 30 दिन काम डिले हुआ है। बाकी और चीज़ें जो नहीं पता तो इतने से काम चल जाएगा। हमें S30 बताना है 30 दिन का सम कितना है। तो n/2 2a + n-1 × d यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n यानी 30, 2a यानी 2a की वैल्यू कितनी अपनी 200 है, तो अपन ने a की वैल्यू रख दी। n-1 यानी 29 हो जाएगा 30 से एक कम। और कॉमन डिफरेंस अपना d कितना है 50 के गैप पर है। तो ये 30/2 इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 15, और इसे 200 400 ये सब सॉल्व कर लेना तुम। सॉल्व करने पे जो आएगा उतने रुपए आंसर है। अपना लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा इसलिए अपन अब थोड़ा फास्ट करेंगे। बस जो समझाने लायक चीज उस पर अपन खूब टाइम देंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन ये तो कर सकते हो ना। अब सम ऑफ ₹700 700 रुपए इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एक स्कूल को 7 कैश प्राइज देना है 700 रुपए। तो ऐसा मत सोचना 100 रुपए 7 लोगों में बांट देगा। आगे पढ़ो क्वेश्चन। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। ऐसा थोड़ी कि सबको सातों को बराबर दे देंगे, फर्स्ट वाले को अलग प्राइस मिलेगा, सेकंड प्राइस अलग, थर्ड, और जो फर्स्ट से सेकंड प्राइस है वो 20 कम है, वो उससे 20 कम है, 20-20 रुपए कम है। तो वैल्यू बतानी हर एक प्राइस की क्या वैल्यू। देखो हर एक 20 कम, वो उससे 20 कम, वो उससे 20 कम, ऐसा है। तो एपी बन रही ना, घटे कोई चीज बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ कुछ भी वो जुड़े या घटे तो एपी बनती है। कोई भी इक्वल, अब 20 हर बार 20 घट रहा 20 घट रहा तो एपी बनेगी। तो हम ऐसे लेट कर लेंगे या कुछ भी तुम जो दिया है उसे सम दिया है, इसका मतलब है 7 कैश प्राइस का सम कितना दिया 700। वैसे पता एपी ना भी पता हो तो थोड़ा लॉन्ग भले ही पड़ेगा, लेकिन तुम इसे वैसे भी कर सकते हो। पहला प्राइस x मान लो, दूसरा x-20, फिर x-40, फिर x-60, ऐसे 7 प्राइस जोड़ के 700 करके x की वैल्यू करके, जिसे एपी ना भी आती हो वो भी कर लेगा ऐसे। लेकिन अपन एपी से करते हो। पेपर में एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एपी से करना, तुम ऐसे भी कर दोगे तो भी आंसर सही आना चाहिए ना। S7 700 है, 7 कैश प्राइस देने, n की वैल्यू 7 है,
कॉमन डिफरेंस हमें पता है -20 है, हर एक प्राइस पिछले से 20 कम है तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है -20 है, हर एक प्राइस बताना है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। ये कितना दिया है 700 दिया, तो n की वैल्यू 7 है तो 7/2 2a की फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है कि कितना है पहला प्राइस, n-1 तो n-1 6 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है -20 = 700। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर तो 2a 6 2 जाइए हो जाएगा -120, 700 के मल्टीप्लाई में 2 आएगा, अपॉन में 7 जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 7 से कैंसिल हुआ 100 बार, तो 2a - 120 = 100 2 200, ये जाएगा इधर प्लस का, तो 2a = हो जाएगा 320, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। फर्स्ट टर्म ये हो गया, मतलब पहला कैश प्राइस 160 रुपये है, फिर 20 का में यानी 140 रुपये है, फिर 20 का में यानी 120 रुपये है, फिर 20 का में यानी 100 रुपये है, इसके बाद 80 रुपये है, और फिर 1 2 3 4 5, अभी तो 2 और मिलना, इसे 60 और इसे 40 रुपये मिले हैं। तो ये सातों कैश प्राइस हमें बताने थे, तो 7 कैश प्राइस ऐसे हुए फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक, इन सबको जोड़ेंगे तो सबका जोड़ के 700 रुपये आएगा। समझ आ गया ना सबको? इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, इन स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट ने क्या विचार किया, पेड़ लगाने का, बड़ा अच्छा विचार किया स्कूल के चारों तरफ एयर पोल्यूशन हटाने के लिए, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज, पेड़ कितने लगाए जाएंगे, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास, सेम एज, हर एक सेक्शन, अच्छे से लैंग्वेज पढ़ लेना, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का हर एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा, जितनी वो क्लास में पढ़ता है। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के 2 2 लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 3 लगाएंगे, 1 1 बच्चा नहीं, 1 1 सेक्शन लगाएगा। देखो ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर, तो जैसे अब सेक्शन कितने ये अभी पता नहीं है ना, इसमें देखते हैं। और सेक्शन, जैसे एक सेक्शन क्लास फर्स्ट का 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड का 1 सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, ऐसे चलेगा आगे 12th तक। देयर आर 3 सेक्शन, ये लिखा है देखो आगे, हर क्लास में 3 3 सेक्शन है, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन, और हर एक सेक्शन को उतने ही पेड़ लगाने वो जितनी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 1 पेड़ लगाएगा, तीसरा भी। मान लो फिफ्थ क्लास में, मान लो क्या फिफ्थ क्लास में भी 3 सेक्शन है, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो फिफ्थ क्लास का पहला सेक्शन भी 5 पेड़ लगाएगा, सेकंड सेक्शन भी 5 पेड़ लगाएगा, और तीसरा सेक्शन भी 5 पेड़ लगाएगा। जितनी क्लास में पढ़ते हैं उतने पेड़ लगाना है, और हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे। तो देखो तुम ऐसे समझो कि 1 पेड़ लगेगा पहली क्लास से, लेकिन ऐसे कितने सेक्शन है, तो मल्टीप्लाई में 3 कर दो कि 3 सेक्शन है, प्लस अगला पेड़ लगना है, ये पेड़ लग गए ना, अगला 2 पेड़ लगाएगा कौन, सेकंड क्लास का 1 सेक्शन, लेकिन ऐसे ऐसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, प्लस अगला करें, थर्ड क्लास पे पहुंच गए, थर्ड क्लास कितनी पेड़ लगाएगी, 3 पेड़ लगाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। फोर्थ क्लास 4 पेड़ लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है। सब ऐसे जाएंगे ना, 12th क्लास तक पहुंचेंगे तो 12 पेड़ लगाएंगे, लेकिन ऐसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 36 पेड़ ये लगाएंगे ये बार। सबका 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये समझ आ गया ना। एक सेक्शन ने 1 पेड़ लगाया, इसके एक सेक्शन ने 2 पेड़ लगाए, इसके 3 लगाए, लेकिन ऐसे ऐसे 3 सेक्शन है ना, तो 3 से सब में मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा तो अपना ईजी हो जाएगा। 3 कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 12 तक की गिनती है, बस हो गया काम। जी एपी बन गई, एपी से कर लो। वैसे 12 तक की गिनती को तो इजीली भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम एपी से ही करो, एपी चल रही है तो। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n भी लिखी तो 12 है, n की वैल्यू 12 है ना, n की वैल्यू 12 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2 6 या 12, तो 3 तो पहले ही लिखा है, 6 साथ में लिखा, 12 और 1 हो गया 13, तो ये हो गया कितना, 13 6 91 × 3 3 एकम 3 होता है 273 पेड़ लग गए भैया पूरे स्कूल में। नहीं नहीं, ये कुछ गलत कर दिया, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया। हाँ 13 6 78, ये 3 234 पेड़ लग गए पूरे स्कूल में। पूरे स्कूल में कितने पेड़ लग गए, 234। समझ आ गया ना।
आगे बढ़ते हैं। A spiral is made up of successive सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनी हुई है सक्सेसिव यानी लगातार सेमी सर्कल से, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। इसका फिगर देखो क्वेश्चन में ही दिया, फिगर शोर इन फिगर। तो पहले ए को सेंटर लेना है, फिर बी को सेंटर लेना है, ऐसे सेमी सर्कल बनाए हुए हैं। पहले रेडियस 0.5, फिर रेडियस 1, फिर रेडियस 1.5, फिर रेडियस 2। हर बार 0.5 रेडियस बढ़ जा रही है अगर ध्यान दे रहे हो तो। 0.5 फिर आधी बढ़ गई, 1 हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर 2 हो गई, ऐसे हर बार 0.5 बढ़ रही है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सर्कल? ऐसे ऐसे अगर बने हैं तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो पहले ए को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल बना है, अब एक को बन गया, अब बी को सेंटर मान के बनाना है, लेकिन अब बड़ी रेडियस हो गई, 0.5 बढ़ गई, तो इतनी बढ़ गई तो ये बड़ा सेमी सर्कल बना। फिर अब ए को सेंटर मान के बनाना, अब इससे भी बड़ा बनाना, ये बन गया। फिर इससे भी बड़ा बनाना, बी को सेंटर मान के, तो ये बन गया। ऐसे बनते जा रहे हैं सेमी सर्कल, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ तुम तो। अब लेंथ बताना तो ये बात पता होगी सबको कि लेंथ यानी कोई भी सर्कल अगर पूरा बनाओ तो उसकी पूरी सर्कमफेरेंस की लेंथ क्या होती है? 2πr होती है, जिसे अपन सर्कमफेरेंस कहते हैं। लेकिन सर्कल अपना पूरा नहीं है, आधा ही आधा है अकेला, और जब आधा है तो इसे आधा कर दो, 2 कैंसिल हो गया, तो πr होती है सेमी सर्कल की लेंथ। तो इस वायर जो है ना, ये एक तरफ का वायर, इसकी लेंथ होगी πr, इसकी भी πr, लेकिन सबकी रेडियस अलग है। तो अपन लिखेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल की जो लेंथ है उसका टोटल सम क्या होगा? πr1, पहले वाले का πr1, पहले ये जो लिखा, फिर πr2, फिर πr3। ऐसे कितने सेमी सर्कल बने हैं? 13 बने हैं, तो लास्ट में क्या जाएगा? प्लस πr13। अब पाई सबका कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 और लास्ट में r13। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि यही रखनी है पाई की वैल्यू। अब r1 यानी पहली रेडियस कितनी है? 0.5, दूसरी रेडियस है 1, तीसरी रेडियस है 1.5, तीसरी रेडियस है 1.5। ऐसे आगे बढ़ती गई, 13 टर्म्स तक लिख दो, 13 टर्म्स तक। बस इस एपी का सम बताना, 22/7 तो लिखा ही रहने दो। अब ये एपी का सम बताना, एपी का सम क्या होगा? n/2, टोटल 13 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा रहे हैं, पर 2a की वैल्यू 0.5, n-1 यानी 13 में से क्या 12, और कॉमन डिफरेंस भी 0.5, हर बार 0.5 जुड़ जा रहा है ना। अब 22/7 ये लिखा है 13/2। अब ये 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आएगा। देखो वैसे तो 2 5 10 आएगा, और एक के बाद पॉइंट लग के 1 बचेगा, और 12 5 60, 60 का भी एक पॉइंट लगेगा तो 6 बचेगा। ये समझ आ रहा है ना? 2 5 10 का एक पॉइंट लगेगा, ये 12 5 60 का ये पॉइंट, तो 1 + 6 हो गया ये। तो 22/7, 13/2, और 6 और 1 हो गया 7। 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 143। तो ये इतने सेंटीमीटर लेंथ काय में थी अपनी? सेंटीमीटर में ही थी ना? हाँ सेंटीमीटर। तो अपना जो आंसर हो गया 143 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करते समझ में आ रहा, थोड़ा बस दिमाग लगाना। स्पाइरल सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर या उसकी लेंथ होगी वो 2πr की आधी यानी πr होगी, बस πr1 r2। एक चीज एपी में ध्यान रखा करे, कई बार अपन मल्टीप्लाई करने का पहले सोचते हैं, जैसे उसमें 2πr में, इससे पहले वाले में 3 पेड़ लग रहे थे तो 3 मल्टीप्लाई ना करो तो कॉमन लेके काफी इजी हो जाता है। इसमें भी पाई कॉमन ले लिया तो पाई का चक्कर नहीं बचा, फिर सीधा r1 r2 बचा, तो कॉमन लेने से ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब बढ़िया क्वेश्चन आ रही है। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग यानी ये लकड़ी के लट्ठे होते बड़े बड़े, जिस मकान बनने में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होते हैं। वही मंगा रहा है जो पहले कंस्ट्रक्शन वाला जिसने पेनल्टी लग गई, जिस पर बहुत सारी उसी में मंगाए होंगे। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ऐसे लगे, नीचे 20 लॉग्स, नीचे 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18, ऐसे एक एक कम करके लगे हैं। तो टोटल इनका सम 200 है, ये हमें पता है। तो कितने, देखो पहले तो ये समझ लो कि एपी बन रही है कि पहले वाले में कितने हैं? 20 लॉग, दूसरी लाइन में 19 हैं, तीसरे वाले में 18 हैं, ऐसे करके आगे इन सबका सम ऐसे एन कितना है? 200। टोटल इनका सम 200 है ना, 200 लट्ठे हैं पूरे। 200 लॉग सारे, अब 20, फिर 19, फिर 18 ऐसे बन रहा है।
हाउ मैनी रोज आर देयर, तो पहले तो इसकी रोज कितनी बनेगी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहले एन की वैल्यू बतानी कि कितने टर्म्स हैं इसमें। फिर लिखा है एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो सबसे ऊपर वाली टॉप रो होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, जैसे नीचे वाले में 20 है, 19 है, 18, तो सबसे टॉप वाले में कितने होंगे। तो ये मान लो कि हमसे ए एन की वैल्यू भी पूछी है, ये बात समझ में आई ए एन कहाँ से आया, कि जैसे एन एक तो पूछा है कि टोटल लाइन कितनी लग जाएंगी, कितनी रो बन जाएंगी, तो कितनी रो मतलब एन की वैल्यू हो गई, और लास्ट वाली जो सबसे टॉप होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, तो जैसे नीचे वाले में 20 है, 19 है, 18, तो लास्ट टर्म भी पूछा है हमसे, एन भी पूछा है, तो ये दो चीजें हमसे पूछी। और क्या पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है 20 है, कॉमन डिफरेंस -1 हो रहा है हर बार। अब एस एन का यूज करते हैं, एस एन क्या है, n/2 2a + n-1 × d, ये कितना दिया है, 200 दिया है हमें। एन की वैल्यू हमें पता करनी है, 2a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 प्लस n-1 यानी n-1 ही अभी पता थोड़ी, वैल्यू d कितना है, -1 = 200, तो n/2 22 या 40, -1 का n से मल्टीप्लाई तो -n, -1 का -1 से तो +1 = 200, 2 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में n, ये 40 और 1 41 माइनस n = ये 400 हो गया, 41 इसमें गया तो 41n माइनस n स्क्वायर = 400, n स्क्वायर इधर भेजो तो n स्क्वायर माइनस में आएगा 41n प्लस में आएगा 400 = 0, ये समझ आया ना, n स्क्वायर -41 + 400। अब इसके करेंगे अपन फैक्टर, तब अपने को मिलेगी n की वैल्यू, इसके फैक्टर अपन करेंगे तो कितने आ जाएंगे इसके फैक्टर, 400 के हमें फैक्टर करना ताकि हमें 41 मिल जाए, तो देखो 400 के फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 2 2 या 4, इसको वैसे तो 20 और 20 40 होता तो बड़ा इजी होता, लेकिन 41 ढूंढना है अपने को, तो ये देखो 100 के करेंगे तो ये 50 25 5 और 5, ये होगा इसके फैक्टर। अब हमें 41 देखना है, तो देखो कहाँ से होगा, 5 5 या 25, 5 2 या 10 2 या 20, 2 2 या 4 5 या 20 20, तो ये हो गया 2 2 या 4 2 या 8, 5 5 या 25, और ये इससे भी नहीं होगा, 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 8 5 या 40, 40 और 10 इससे भी नहीं हो रहा, 2 2 या 4 2 या 8 16, देखना 16 और 25 इससे हो रहा, देखो सीधा अपन 2 2 को इनको सबको ले लें, तो ये 16 और 5 5 या 25, 16 और 25 का मल्टीप्लाई तो 400 ही आएगा, इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ रहा, तो ये इससे अपना काम बन गया 16 और 25, तो n स्क्वायर -16n -25n + 400। जब ऐसा फैक्टर ना हो रहे हो तो ऐसे लिख के ऐसे ग्रुप अलग अलग पेयर बना के देख लिया करें, उससे आ जाता है, तो n स्क्वायर, अब इसमें से n कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या आएगा n - 16 माइनस अपन ने कॉमन क्या लिया 25, तो भी आ जाएगा n - 16 = 0, तो एक आएगा n - 16 और एक आएगा n - 25 = में क्या आएगा 0, तो n की वैल्यू 16 हो सकती है और n की वैल्यू 25 हो सकती है, दो हो सकती है n की वैल्यू 16 और 25। अब देखना ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये लट्ठे कोई जमाना स्टार्ट करेगा तो 16 लाइन में भी बन जाएगा और 25 लाइन में भी बन जाएगा, इनमें से आंसर एक कुछ होगा, तो उसको अपन वेरीफाई करते हैं कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। एक लॉजिकली खुद सोच के देखना कि जब 16 लाइन में भर जाएगी पूरे तो 25 लाइन तक जाएगा ही कोई, क्यों, और जाएगा तो 25 तक का आंसर फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि एपी हमें पता है बाद में जब एक लिमिट के बाद माइनस में भी आना शुरू हो जाती है, डिक्रीजिंग एपी है, तो बाद के आंसर माइनस हो रहे होंगे और वे इस तरीके से बना दे रहे होंगे, तो अपन पहले चेक करते हैं n = 25 पे, और n = 25, n = 25 पे an निकाल के देखते हैं, an यानी उसमें कितने लट्ठे होंगे, कितने an की वैल्यू कितनी होगी, तो a + 25 के लिए a + 24d आएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 20 + 24 और d की वैल्यू है -1, 20 में से 24 गया तो क्या आया -4, तो क्या माइनस में लट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, देयरफॉर अपन इसे निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग n = 25, तो अपना आंसर फिर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा n = 16, कि n की वैल्यू क्या हो सकती है 16 ही हो सकती है, और 16 हो सकती है तो एक तो आंसर ये हो गया। अब हमसे ये भी पूछा है, A16 भी तो पूछा है,
कि उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो a प्लस 15d, तो फर्स्ट टर्म अपना कितना है 20 प्लस 15 और d की वैल्यू है -1, तो 20 माइनस 15 मतलब 5। तो 5 लॉग्स होंगे उसमें, 5 लट्ठे होंगे लास्ट वाले टर्म में। तो लास्ट वाली ऐसी 1 2 3 4 रो कितनी बनेगी, पूरी रो बनेगी 16 और 16वें नंबर की जो सबसे टॉप रो होगी उसमें 5 लट्ठे रखे होंगे। समझ में आ गया ना सबको, ये चीज समझ आई ना। 2 वैल्यू आई थी तो 25 क्यों नेग्लेक्ट हुआ, तो अब 25 के लिए हमने निकाला तो लास्ट वाला नेगेटिव आ रहा है और माइनस में लट्ठे थोड़ी हो सकते, तो ये 25 हट गया, तो ये 16 वाला आंसर हो गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। तो अब कोई इसमें समस्या हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर प्रयास करेंगे बताने का। अगला क्वेश्चन, ये जबरदस्त केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, इनमें टाइम लग रहा हो, देर में समझ आ रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेना, वो उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा नंबर में ही आएंगे अगर ये आएंगे तो। ये ना पोटैटो रेस अब हो रही है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस हो रही है। अब बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब जो पहला पोटैटो रखा है ये इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और फिर जो बाकी पोटैटो वो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। एक अप्रोच हमेशा ध्यान रखा करें, पेपर में ये क्वेश्चन आया, हमें पता नहीं है ना, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कौन से चैप्टर से कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इस चक्कर में पढ़ा भी नहीं करेंगे कौन, पहले मुझे जल्दी से घबराहट में ये पता करना है कि कौन सा चैप्टर का है। तुम चैप्टर वैप्टर छोड़ो, तुम तो सब अच्छे से मैथ पढ़ चुके होगे ना, तो तुम बस क्वेश्चन पढ़ के उसका आइडिया लगाने, पेन चलाना स्टार्ट करोगे, अच्छा ये इतना हो गया, तो अपने आप जब पेन चलेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते दिखेगी तो समझ में आ जाएगा 4 चैप्टर है। अपने आप एपी बनते दिखेगी, समझ में आ जाएगा 5 चैप्टर है। अपने आप 2 लीनियर इक्वेशन बनते दिखेगी, समझ में आ जाएगा 3rd चैप्टर है। तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के एकदम समझने में आ जाएगा तुम्हें। तुम तो जो क्वेश्चन में दिया उसमें अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया करे, अपने आप वो खुद समझ आ जाएगा कौन सा चैप्टर है। तो 3-3 मीटर की दूर पर ये रखे हुए हैं। तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो एक साथ कितने 10 पोटैटोज हैं। अब देखना कॉम्पिटिटर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो बकेट से स्टार्ट करता है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया जहाँ बाल्टी रखी हुई है। पिक्स अप अ नियरेस्ट पोटैटो, बगल वाला पोटैटो उठाया फिर दौड़ के उसी में रख दिया, ड्रॉप सेट इन द बकेट। रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दौड़ा दूसरा पोटैटो उठाया फिर रख दिया। एक बार में एक ही पोटैटो उठाता है फिर रख देता है, ऐसे कब तक करता है जब तक लास्ट उसे पोटैटो ना बाल्टी में चलाया, सारे 10 के 10 पोटैटो उसमें डाल लें। अब क्या है, टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है कि टोटल कॉम्पिटिटर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। देखते हैं, देखो 5 पहले दौड़ा होगा पहले पोटैटो को उठाने के लिए और फिर वापस भी गया होगा, पहले यहाँ उठाने और फिर वापस बाल्टी तक गया। मैंने अभी एक बात बताई थी, बिल्कुल ध्यान रखना, 5 × 2 करना, 5 दूनी 10 मत लिख देना, हो सकता है 2 अभी कॉमन आए, हो सकता है क्या हो गई बार बार वो जा रहा है लौट रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो गया 5 × 2। अब देखना दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए वो कितना गया होगा, 8 गया, 5 तो 1 गया, 3 और गया 8, और 8 ही फिर वापस आया, तो 8 भी 2 बार गया, तो 8 × 2 हो गया। अगले पोटैटो को उठाना है तो 5 और 3 8 9 10 11 मीटर यहाँ गया और 11 फिर वापस आया, तो 11 × 2 हो गया। ऐसे ऐसे देखो पहला उठ गया दूसरा उठ गया, टोटल 10 है, तो हम ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ के लिख दें 10 टर्म्स, टोटल 10 टर्म्स हैं अपने पास। अब देखो सबका 2 कॉमन ले लो पहले, तो सबका 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 5 + 8 + 11, और ऐसे ऐसे 10 टर्म्स हो गए 10 टर्म्स। देखो एपी बन रही, 5 में 3 जुड़ा 8, 8 में 3 जुड़ा 11, एपी बन गई, बस इसका सम निकालना, सब सिमट गया इतनी सी लाइन में पूरा क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई, अब देखना ये अपन इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं। 2 से 2 ये पहले ही कैंसिल कर दो, n की वैल्यू कितनी है 10 पोटैटोज हैं 2, फर्स्ट टर्म कितना है 5 + n - 1, तो अपने 10 पोटैटोज हैं तो n - 1 हो गया 9, d कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 2 5 = 10 9 3 = 27, तो ये हो गया 10 × 37, तो 370 मीटर, 370 मीटर इतनी डिस्टेंस उसने पूरी कवर करी है। समझ आया ना। अब करते हैं भैया अपने सम मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन दिए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए, ये 2 मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन और करा दें, और ये लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की, अब जल्दी से इसको खत्म करने वाले हैं। फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वाला पहले देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मिडिल टर्म भी जब भी बात आए
तो मिडिल टर्म तो जब बता पाएंगे जब टोटल टर्म पता होंगे कि टोटल है कितने टर्म। तो टोटल टर्म निकालते हैं तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी लास्ट टर्म कितना है 216, फर्स्ट टर्म कितना है 6, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 13 में से 6 गया तो 7 है ना। अब ये 216 में से 6 माइनस किया और 7 को अपॉन में भेजा, इक्वल टू क्या आएगा एन माइनस वन। तो ये 216 में से गया तो कितना बचा 210 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस वन। 7 3 या 21, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 31। तो टोटल 31 टर्म्स हैं, 31 टर्म्स हैं। तो 31 में से बीच वाला कौन सा होगा, देखो 15 इधर चले जाएंगे, 15 इधर चले जाएंगे, बीच वाला टर्म ये होगा 15 इधर गए, 15 इधर गए, तो 15 15 30 31, तो ये 16वें नंबर का टर्म होगा, 16th टर्म। लेकिन ऐसा कब होगा जब ये ऑड आएगा, जब ये ऑड नंबर में आएगा ना तभी होगा ना, क्योंकि इवन में तो बीच में सब बचेगा ही नहीं। उसका भी अगला क्वेश्चन है। तो देखो 16वें नंबर का टर्म बताना, और जो ये तो अपन ने ऐसे ही कर लिया 15 इधर गए 15 इधर गए। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये होता है एन अपॉन 2 प्लस 1/3 टर्म, ये होता है मिडिल टर्म। ये कब फॉर्मूला लगाना है, रटना नहीं है अपने को कि एन अपॉन 2 प्लस 1, सीधा आधा आधे में एक जोड़ना, सॉरी एन प्लस 1 अपॉन 2 करना, एन प्लस 1 अपॉन 2 मतलब एक जोड़ के फिर आधा करना अपने को, एक जोड़ के आधा करना। 31 में एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा 32, और 32 का किया आधा तो आ गया 16, तो 16th टर्म आ जाएगा, 16th टर्म यानी आधा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इससे क्या आंसर आया, आंसर नहीं है अभी ये 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। ये पता चल गया कि 16वें नंबर का टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, इसे निकालना है। फिर 16वां टर्म क्या होगा ए प्लस 15d, ए प्लस 15d, ये कितना है अपना फर्स्ट टर्म 6 है 15, और डी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 7, 6 प्लस 105 प्लस प्लस 105, तो ये कितना आ गया 111, ये इसका मिडिल टर्म होगा। समझ आ गया ना। जब भी एन ऑड दिया हो तो क्या करना, एक जोड़ना और 2 से डिवाइड करना। जैसे इसमें एन की वैल्यू 31 थी तो एक जोड़ा 32 और 2 से डिवाइड किया, 16वें नंबर का टर्म आ गया। अगला लिखा फाइंड द मिडिल टर्म, 8 नहीं है एस है, फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स, ब्रैकेट में टर्म्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इवन होगा तो 2 टर्म मिडिल होंगे। जैसे अगर कोई 10 टर्म है टोटल, अगर मान लो 11 टर्म है तो अपन कह देंगे कि 6वां टर्म बीच का टर्म हो गया, लेकिन टर्म ही 10 है। अगर टर्म ही 10 है तो अपन क्या करेंगे 5वां और 6वां ये 2 टर्म मिडिल हो जाएंगे, एक कोई टर्म तो हो नहीं पाएगा। तो इसमें एस इसलिए लगाए कि हो सकता है इवन हो, तो पहले अपन इसमें टर्म निकालेंगे। ए इसमें एन की वैल्यू क्या है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे एन की वैल्यू निकालते, ए एन कितना है 7, ए एन कितना है लास्ट टर्म 241, फर्स्ट टर्म कितना है 7, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितने का है इसमें, कॉमन डिफरेंस है 6 का। तो सबसे पहले 241 में से 7 को माइनस करना और अपॉन में 6 करना, इक्वल टू आएगा एन माइनस वन। इसमें से 241 में से 7 गया तो आ गया 234, अपॉन में आएगा 6, इक्वल टू में एन माइनस वन। 6 3 या 18, कितना बचा 5, 6 9 या 54। एन की वैल्यू क्या आ गई, इधर 1 जुड़ेगा तो 40 आ गई, और एन की वैल्यू 40 आ गई मतलब इवन आई है, और इवन आई है तो इवन का तरीका फिर अलग है। इवन का तरीका होता है फिर इसमें 2 मिडिल टर्म होते हैं, अभी अपन ने बात की तरह 2, एक होता है एन अपॉन 2 और एक उसका नेक्स्ट अगला टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होते हैं, ये याद रखना। एक एन अपॉन 2 एक अगला, एन अपॉन 2 यानी 40 का आधा करो 20, तो एक तो 20th टर्म और एक अगला यानी उसका 21वां टर्म 21th टर्म। ये 2 टर्म मिडिल टर्म होते हैं। जब भी ऐसा आए कि इवन आए, इवन में 2 मिडिल टर्म होते हैं, एक तो उसका आधा और एक अगला, तो 40 का आधा एक 20 और एक अगला 21, तो A20 निकाल देना किस फार्मूले से, A प्लस 19D से, और A21 निकाल देना A प्लस 20D से। तो ये 2 फार्मूलों में वैल्यू रख के निकाल ही सकते, इससे आ जाएंगे अपने मिडिल टर्म। तो ये अपना मिडिल टर्म वाला भी कभी कभी पेपर में पहले आया तो वो आना चाहिए। तो ये अपना AP लगभग पूरा हो गया। तो अपन ने सम के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जो केस स्टडी में आ सकते वो भी कर लिए, और हर तरह की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो ये दोनों लेक्चर अगर आप देख लें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो लगभग ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो AP में कभी पेपर में आया हो या आगे आने वाला और वो आप ना कर पाएँ। तो आप इसी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहें और अच्छे से आप सारे, ना केवल मैथ को, बाकी सारे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, और सबसे ज़रूरी है मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, अपना ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियोज़ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।